की अच्छी स्थिति में क्या करना है, वैद्युत विभव निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मतलब द्विध्रुव। एट कहां बताना है, एक्सिस पे, एट एक्सिस ऑफ, ठीक है, बस इतना ही। तो डाइपोल की एक्सिस पर हमें बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप बनाओगे एक वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या होता है, वो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जिस पर दो बराबर और विपरीत आवेश होंगे, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर प्लेस्ड एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस टू एल। यही बताया था। अगर दो बराबर और विपरीत आवेश, देखो प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों बराबर हैं लेकिन विपरीत हैं, तो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अगर अल्प दूरी पर स्थित हो, यहां हमने दूरी बीच की 12 माना है। आप कुछ भी ले सकते हो, ये फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। पीछे भी बता चुके हैं इसको। मान लेते हैं इसका जो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, वो O है। तो बताइए यहाँ OA कितना होगा और OB, ये आपको पहले से मालूम है। एक्सिस पे बताना है तो इसके लिए क्या करोगे, द्विध्रुव की अक्ष पर मान लेते हैं मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। ये स्मॉल r डिस्टेंस पे P पॉइंट मान लिया, एक्सिस पर है ना, और हमें एक्सिस पर ही बताना है। तो यहां जब P पर बताना है तो इसके लिए क्या करना है, P से दोनों आवेशों की दूरियां पता होनी चाहिए। मीन्स आपको प्लस क्यू आवेश से R की दूरी पता हो, ये P की दूरी पता हो। बंद कर दिया। यहां से और माइनस क्यू से दूरी कितनी होगी बताओगे ना, प्लस क्यू से दूरी P की कितनी होगी, R माइनस एल, और माइनस क्यू से दूरी R प्लस एल। सबको क्लियर है ना, किसी को डाउट तो है नहीं, कहां से R माइनस एल हुआ और कहां से R प्लस एल हुआ, मालूम होगा पहले से क्योंकि हम बता चुके हैं। इसके लिए क्या करना है आपको, अब विभव निकालना है। अच्छा, पीछे जब आपने तीव्रता किया था तो इसमें आपने एक चीज देखा था कि तीव्रता जो होती है, एक तो वैद्युत क्षेत्र के लिए सदिश राशि होती है। सदिश राशि थी तो वहां पे दिशाएं भी थी। प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता थी वो बाहर की ओर थी और माइनस क्यू आवेश के कारण अंदर की ओर थी। लेकिन वैद्युत विभव है ये अदिश राशि होती है, इसमें दिशाओं का कोई मतलब नहीं है। तो हमें P पर निकालना पहले प्लस क्यू आवेश के कारण। तो प्लस क्यू आवेश के कारण P पर क्या बताना है, विभव। जिसको इंग्लिश में लिखना है बता देना भैया, ले अच्छा लिख देते हैं। पोटेंशियल एट P, P पर बताना है किसके कारण, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज के कारण हमें बताना है विभव। हम मान लेते हैं V1 है। विभव का फार्मूला पता है, स्मॉल r डिस्टेंस से बताया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R था, याद है, Q अपॉन R। और वैद्युत क्षेत्र में क्या था, Q अपॉन R स्क्वायर था। तो ये प्लस क्यू के कारण है, तो प्लस क्यू से P की दूरी कितनी है, बोलो, R माइनस एल है, प्लस क्यू से P की दूरी रख दिया। एक चीज हमने और बताई थी कि जब विभव आएगा तो वहां पे
आवेश को चिन्ह के साथ रखना है। ये पॉजिटिव चार्ज था तो हमने यहाँ पे प्लस रखा। अगर आप माइनस क्यू के कारण निकालोगे, जाओ कोई ले आओ मारकर, भूल गया हमको लगता है। माइनस क्यू आवेश के कारण, हाँ वो फॉर्म जाके दे देना सर। माइनस क्यू आवेश के कारण क्या बताना है? पी पर, तुम लोग सब भूल गए हो, आपको पी पर ही विभव निकालना है, माइनस क्यू के कारण और प्लस क्यू के कारण। इसको मान लेते हैं V2 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आवेश, आवेश को चिन्ह के साथ रखना है और दूरी कितनी है? R प्लस L हो गई, माइनस बाहर ले आओ, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हमें P पर बताना है टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मीन्स P पर परिणामी विभव बताना है। तो इसमें दिशाओं का कोई मतलब नहीं है, कौन किधर है कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको परिणामी में क्या करना है? जोड़ देना है। जब दिशाएं होती है तब ध्यान देना पड़ता है कि जोड़ना है कि घटाना है। यहाँ तो आपको कुछ देखना ही नहीं है, बस जोड़ना है तो जोड़ना है। सब पुराने उठा रहे, नया कोई नहीं थका। तो यहाँ पे V1 की वैल्यू कितनी है? Q अपान R माइनस L, है ना, ये रख दिया। और प्लस V2 की वैल्यू माइनस में है तो माइनस में रख दो, Q अपॉन R प्लस, कुछ कॉमन दिख रहा है? यही कॉमन है, बचेगा कितना? 1/R माइनस L माइनस। अब इसको सॉल्व करना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। इधर देख लो, उंगली कोई कहीं गायब नहीं होंगी, इधर देखो उंगलियां गिन रहा बैठे बैठे। Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम कितना आएगा? हाँ बनेगा, बट पहले हम डायरेक्ट लिख देते हैं R माइनस एल और R प्लस एल, एलसीएम हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो R प्लस एल इस साइड में आएगा, माइनस R माइनस एल यहाँ पे आएगा, बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, होगा ऐसा? कुछ कैंसिल होगा? माइनस R प्लस R कैंसिल हो गया, L प्लस L क्या हो गया? 2L। ये यहाँ फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इतना हो गया भाई। आपको मालूम है पीछे हमने बताया था कि द्विध्रुव के बीच की जो दूरी होती है 2L बहुत छोटी होती है ना। तो बहुत छोटी दूरी को क्या करते हैं? निग्लेक्ट कर देते हैं, तो एल स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा, मतलब एल स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से एल स्क्वायर बहुत छोटा होता है, तो इसका मतलब है कि एल स्क्वायर को हम निग्लेक्ट कर देंगे। v इज इक्वल टू ये 2QL इकट्ठा कर लो तो यहाँ बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 2QL इकट्ठा कर लो क्या हो जाएगा? P इक्वल टू होता है, और अपॉन में एल स्क्वायर तो 0 हो जाएगा। ये हो गया अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। चलो निरक्षीय स्थिति में देखो, निरक्षीय स्थिति में यानी नॉन एक्सिस पे, या इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन पे या ट्रांसवर्स पोजीशन पे, जो भी आप कहना चाहो, क्या लिख दे? कौन सा अच्छा लगता है कि, तो हमको क्या अच्छा लगेगा? इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन मतलब परपेंडिकुलर, एक्सिस से परपेंडिकुलर। तो निरक्षीय स्थिति में बताना है किसके कारण? वही वैद्युत द्विध्रुव के कारण बताना है।
तो पहले बनाना है वैद्युत द्विध्रुव। पहले से आपको मालूम है होता क्या है ये, माइनस क्यू प्लस क्यू, इस पे इक्वल और अपोजिट चार्ज होंगे, 2l डिस्टेंस होगी, ये इसका हो गया मिड पॉइंट। अब एक्सिस पे बताना नहीं है, तो इक्वेटोरियल लाइन के लिए मान लेते हैं मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर मान लिया एक बिंदु पी है, और वो भी कहाँ है, इक्वेटोरियल लाइन यानी द्विध्रुव की लंबवत दिशा में। इसी पर बताना है आपको। अब वो आपका मध्य बिंदु है तो दोनों साइड की दूरियां बराबर हो जाएंगी, एल और एल, 2l थी आधी आधी हो जाएगी। अब बिंदु P से जब यहाँ पे निकालना है आपको परिणामी विभव, तो P से दोनों आवेशों की दूरियां पता होनी चाहिए। पीछे आपने ऐसा फिगर बनाया था, तो बताओ ये PB दूरी कितनी होगी, सबको मालूम है ना, पाइथागोरस से निकाल लिया है। इधर भी उतनी ही होगी, क्यों, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर है, मध्य बिंदु से मिलाया है ना, तो इसके दो एंगल भी बराबर होंगे, ये भी बताया था। लेकिन यहाँ एंगल एंगल का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये अदिश राशि है, बता दिया है कि एंगल बराबर होते हैं। अब क्या करना है, P पर प्लस Q आवेश के कारण क्या बताओगे, विभव V1 मान लेते, फार्मूला वही पुराना, Q अपॉन R, R की वैल्यू क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एंड P पर क्या बताना है, माइनस Q के कारण, Q के कारण विभव V2 इज इक्वल टू, तो माइनस Q अपान में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, होगा ऐसा, माइनस बाहर आ जाएगा। ये हो गया V2। अब आपको क्या बताना है, P पर परिणामी विभव यानी टोटल, तो हमने आपको पहले बताया यहां दिशाओं का कोई महत्व नहीं है, तो सिर्फ जोड़ना है, जोड़ना है, सिर्फ जोड़ना है। तो V1 और V2 दोनों को जोड़ोगे, ये प्लस में ये माइनस में दोनों बराबर हैं, कितना आएगा, तो भैया हमने ज्यादा नहीं किया, छोटा सा कर दिया इसको। याद रखना निरक्षीय स्थिति में विभव क्या होता है, जीरो होता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अच्छा ये तो था, अगर मान लो ये निरक्षीय स्थिति का था, वो अक्षीय स्थिति का था, मान लो थीटा कोण पर हो, तो थीटा कोण पर परिणामी विभव का फार्मूला क्या होता है, जैसे इसमें जीरो निकला, इसमें निकला 1/4πε0 P अपान आर स्क्वायर, तो थीटा एंगल पर क्या होता है फार्मूला, 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अगर ये आपको याद है तो इसी से आप ये दोनों बना लोगे, क्यों, आपको पता है जब हम एक्सिस की बात करेंगे तो एक्सिस पर एंगल कितना होगा, बोलो, 80 बता रहा है। जब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसकी एक्सिस की बात करेंगे तो 0 डिग्री, पीछे बताया था, तो जीरो यहां रखोगे कॉस जीरो की वैल्यू, हाँ, तो 1/4πε0 P अपान कितना बचेगा, आर स्क्वायर, कॉस थीटा 1 हो गया, देखो आ गया ना यही वाला। और अगर आपको निकालना है नॉन एक्सिस पे, तो एंगल कितना, थीटा रखोगे 90, तो कॉस 90 की वैल्यू, तो इसलिए परिणामी विभव क्या होगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ रखोगे तो ये जीरो आ जाता है, अच्छी और निरक्षी वाला। तो टोटल है भैया पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण थीटा एंगल पे, नॉन एक्सिस पे और एक्सिस पे, पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, P इक्वल टू 2QL।
अक्टूबर से आपका स्कूल कितने बजे का होगा जीआईसी वाला? 9 से 3। अच्छा, इसी टाइम से लगभग रायबली के सारे स्कूल हो जाते हैं, 9 से 3 ना। कुछ स्कूल रहेंगे 2:30 तक। हाँ वो तो हो जाएंगे, कुछ प्राइवेट वाले ही बचेंगे जो अपने हिसाब से चलाते हैं 2:30 बजे तक, कुछ रहेंगे 2:30 बजे तक। वो करेंगे उधर सीधा नवंबर में लास्ट में या दिसंबर में करते हैं। यही तो उस दिन बैठ के दिमाग खराब था कि टाइमिंग क्या रखी जाए। भाई अगर मान लो 3 से हैं? कैसे बताओ, जरा बताओ मुझे, दिमाग लगा के बताओ। कितने बजे आओगे यहाँ पे? 7 बजे आओगे, छुट्टी कब होगी? 10 बजे। स्कूल कब जाओगे? 11 बजे। अरे वाह। अगर छुट्टी के बाद रखा जाता है मान लो 3 बजे से, तो 3 से 6। हाँ? कौन सी कोचिंग? कौन सी कोचिंग? एसआर? ये कौन सी कोचिंग है? काहे कोचिंग है? काहे लेकर रहे हो कोचिंग? कोचिंग तुम काहे लेकर रहे हो? काहे लेकर रहे हो? ये जो करा रहे हैं बेकार है का सभी? जब तुम पढ़बे करियो, तुम खुद से कब पढ़ियोगे? तब तो कल्याण होगा तुम्हारा। कोशिश करो इतना ज्यादा गाइडेंस लो जिससे काम चल सके, बस ज्यादा नहीं। तो यहाँ फिलहाल पर्याप्त है, वहां लेने की जरूरत नहीं है। क्या घर वालों को कम लगता है? पैसे दे रहे हैं तो कोचिंग करो। हमसे बात करवा दो। करवाओगे? करवा दो, करवा दो, हम वाली बंद करवा देंगे, पक्का बता रहे हैं। अगर कोई डाउट है बोर्ड एग्जाम को लेकर के, आप बताइए, पूरी हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं है कोई डेरिवेशन नहीं आता या आपको जानना है कौन सा तैयार करना है कौन सा नहीं तैयार करना है, वो सब आपको बता देंगे। तैयार करना है, जो डेरिवेशन नहीं आता, यहाँ जब कॉन्सेप्ट आता है तो चलो कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम डेरिवेशन भी कर देंगे, डेरिवेशन ही तो हो गया है। और करवाया इसको इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है बोर्ड के उद्देश्य से, इसलिए करवाया, नहीं तो डेरिवेशन करवाते थोड़ी यहाँ पे। तो अच्छा, अगर मान लो अगर शाम को 5:30 बजे छुट्टी की जाए तो चलेगा? नहीं 6 बजे गलत है, फिर 6 बजे नहीं हो सकती है। स्कूल टाइम पे कोचिंग नहीं चल सकती है, इसको ध्यान रखिए, गैर कानूनी है। अरे वो चला रहे होंगे, लेकिन ये सख्त आदेश है, पता चल गया तो कार्रवाई हो जाएगी। पिछले साल? हाँ। पिछले बार कैसे हो रहा था? सर जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं स्कूल में पढ़ाएंगे, जो कोचिंग पढ़ना होता है। देखो जीआईसी वाले ही खाली पढ़ पाएंगे सिर्फ, और कोई नहीं आ पाएगा फिर। कहाँ रहती है? कितने बजे? स्कूल के टाइम पे नहीं हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। तो वही मैं कह रहा था कि मान लो 3 से चलाया जाए तो क्या 5:30 तक ठीक रहेगा? 5:30 छुट्टी हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी? कितने से नहीं, आपको 5:30 बजे छुट्टी मिल जाएगी और आप अपने स्कूल को पूरा पढ़ने के बाद आ जाओगे। चलेगा? चलेगा ना? अगर किसी को दिक्कत हो बताओ, क्या दिक्कत? कहाँ? गुरुवारा?
है? लुधवारी। लुधवारी तो दूर है भाई। है? तुम्हारा भी दूर। किससे आते हो? साइकिल से? तो तुमको कौन दिक्कत है? नहीं, तुमको दिक्कत नहीं है। तुमको दिक्कत नहीं, तुम आराम से चले जाओगे। साइकिल नहीं, ठीक है वो। तो तुम्हारा समस्या क्या होगी कि तुमको अंधेरा हो जाएगा। तुम भी वहीं से आती हो क्या? कहाँ से? है? तुम बताए थे उस दिन। कौन था? पंडित पुरवा। डेली वहां से आती हो? बताई तो बेला किसी से है? नहीं, सूची पास नहीं, ये हमारे गांव के पास है। कई सारे होंगे। ये बेला खारा के पास है। उबरनी स्टेशन शायद से ना हो, मनेरू। तो तुम डेली वहां से आती हो? कैसे आती हो? अरे, कौन सी ट्रेन है? और शाम को कितने समय ट्रेन होती? तो एक काम करना, फिर यही हो सकता है तुम थोड़ा पहले जाना, फिर 5 बजे चले जाना। ठीक, यही हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि हम लोग सारे पापड़ बेल के देख चुके भैया, सुबह का देख के कर चुके, देख चुके। अगर है, सुनो, पहले सुनना मेरी बात। मान लो कभी ऐसा कोई समस्या पड़ती है कि आपको लगता है कि स्कूल नहीं जाना है, कोचिंग जाना है, लेकिन इसके चक्कर में फिर आपको सुबह भी आना है, शाम को भी आना है, आपको कोई काम नहीं हो पाएगा। और मान लो कोई बच्चा दूर से आ रहा है, वो सिर्फ इसी के लिए आ रहा है, तो फिर क्या करेगा वो? डबल भाड़ा, वो आएगा ही नहीं। इससे अच्छा, ये बहुत सारी समस्याएं हैं। तो समस्या हमको वही एक दिखता है, शाम को 5:30 छुट्टी कर दी जाएगी, ये किया जाएगा, बोलना नहीं है, इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसीलिए हम नहीं बोल रहे। आप पूछ रहे थे ना कि कितने समय चलेगी, मैं मना कर रहा था इसीलिए, और तुम पहले बोल रहे हो 3 से चलेगी, तो सब नहीं बोलना है भैया। खास तौर से जब आप ऑन कैमरा हो तो संभल के बोलना पड़ता है। और ये भी ध्यान रखना है क्या बोल रहे हैं, वरना अगर आप कोई बात मजाक में भी बोलोगे ना कैमरे के सामने, और किसी ने उसको सीरियस लेके डाल दिया सोशल मीडिया पे, तो आपकी धज्जियां उड़ जाएंगी। अगर आप सम्मानित व्यक्ति हो तो, अगर कोनो इज्जत नहीं तो चाहे करो फिर। चलो देखो, अच्छा भैया, अब हम बात करते हैं वैद्युत धारिता की, यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। धारिता का मतलब आपको पता है क्या होता है? धारण करने की क्षमता। और किसको धारण करना है? आवेश। वैद्युत मतलब आवेश, यानी आवेश को धारण करने की क्षमता क्या होगी? वैद्युत धारिता होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि अगर हम किसी भी चालक को जैसे जैसे आवेश देते जाएंगे, वैसे वैसे उसका क्या बढ़ेगा? उसका विभव बढ़ता जाएगा। यानी कि आवेश क्या होगा? विभव के समानुपाती हो जाएगा। तो हम हेडिंग भी यही पढ़ेंगे, वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होगी? शॉर्टकट में डिफिनेशन लिखिए ना।
आवेश को धारण करने की क्षमता क्या होगी? वैद्युत धारिता होगी। कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिक चार्ज बाई कंडक्टर, चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की जो क्षमता होगी वही क्या होगी? वैद्युत धारिता होगी। अब दूसरी चीज ये है, आपको अभी जो बोला था कि चालक को आवेश देने पर विभव क्या होता है? विभव बढ़ता जाता है। ठीक, इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे आप चार्ज को बढ़ाओगे, कहां? एट कंडक्टर। ये शॉर्टकट में लिखा, अगर लैंग्वेज याद ना हो पाए तो। क्यू इंक्रीज एट कंडक्टर, अगर कंडक्टर पर क्यू इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? देन पोटेंशियल विल बी इंक्रीजेस। इसका मतलब है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे उसका विभव भी बढ़ता जाएगा। और ये प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो क्या होगा? कांस्टेंट यहां पर दिया गया C का मतलब कैपेसिटेंस। तो ध्यान रखना Q इज इक्वल टू C इंटू V, तो देन C इज इक्वल टू क्या होगा? Q अपॉन V। बताइए यहां से कैपेसिटेंस की यूनिट क्या बनेगी फार्मूले से? कूलाम पर वोल्ट, या दूसरा होता है फैरेड। अब फैरेड जब यूज करते हैं क्वेश्चन में तो एक चीज ध्यान रखना कि फैरेड जो होता है धारिता का मात्रक यानी कैपेसिटेंस की यूनिट, ये बहुत बड़ी यूनिट होती है। इतनी बड़ी यूनिट कि इस धरती पे कोई ऐसा कंडक्टर नहीं है जिसकी कैपेसिटी 1 फैरेड हो। इतनी बड़ी यूनिट है कैपेसिटी की यानी कैपेसिटेंस की। ये पंखे में भी लगता है ना कंडेंसर, नाम सुना होगा ना, कंडेंसर बोलते हैं, वो कैपेसिटर होता है। ठीक है, कैपेसिटर होता है। कैसे बनता है अभी पढ़ेंगे हम लोग, संधारित्र हिंदी में बोलते हैं। तो क्या करता है वो? एक साथ लेगा करंट को, चार्ज को, और छोड़ देगा इकट्ठा। जब इकट्ठा छोड़ेगा तो क्या होगा? इसको टॉर्क मिलेगा। जैसे गाड़ी को जब चलाना होता है तो आप गाड़ी को पहले गियर पे रखते हो फिर छोड़ते हो। ऐसा नहीं कि जितने गियर हो सारे गियर लगा लो फिर छोड़ो, ऐसा नहीं करते ना। और करोगे तो क्या होगा? चलेगी लेकिन बहुत दिक्कत होगी, बढ़ेगी आगे, नहीं बढ़ेगी बंद हो जाएगी, है ना, ऐसा होगा। तो वही कंडीशन यहाँ पे है कि इसको एक्सीलरेट करने के लिए, घुमाने के लिए स्टार्टिंग में कैपेसिटर की जरूरत पड़ती है। सीलिंग फैन जो होते हैं, छत वाले पंखे, उनमें लगता है 0.3 माइक्रोफैरेड। तो कितना छोटा लगता है, 0.3 फैरेड नहीं, माइक्रोफैरेड। माइक्रो का मतलब कितना? लाख या 10 लाख? 10 लाख में कितने जीरो होते हैं? तो माइक्रो मतलब 10 लाख, यानी एक माइक्रोफैरेड का 10 लाखवां भाग जो होगा उसका 0.3 यूज होता है पंखे में। अच्छा छोड़ो पूरी, अच्छा इस धरती पे, धरती से बड़ा कोई कंडक्टर तो नहीं होगा? स्वयं अर्थ का ही होता है 711 माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड, फैरेड नहीं, माइक्रोफैरेड 711। अच्छा लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करेगा आपको।
कि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है। अगर आपसे नॉर्मली पूछता है व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, तो आपको बोलना है इनफाइनाइट होती है, यानी इस अर्थ को चाहे जितना चार्ज दे दो ये पूरे चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेती है। आपको पता है धरती पे हर सेकंड कितनी बिजली गिरती है, इस पे सारी बिजली को एब्जॉर्ब कर लेती है। और उस इलेक्ट्रिसिटी में कितना ज्यादा पावर होती है। बारिश के टाइम में जो बिजली कड़कती है ना, इतनी बिजली होती है, अगर उसको स्टोर कर लिया जाए ना, ये पावर हाउस जितने बने इन सबकी कोई जरूरत ही नहीं है। खाली बारिश के टाइम जो बिजली कड़कती है उसको स्टोर कर लिया जाए तो पूरे साल भर की बिजली हो जाएगी। लेकिन समस्या है कि एसी करंट को हम स्टोर नहीं कर सकते, ये समस्या है। यानी इसका मतलब है जैसे पावर हाउस हो गया, पावर हाउस में जितनी बिजली बनेगी उतनी उनको देना ही पड़ेगा। वो रोक नहीं सकते कि आज सोचे कि तुम्हारे यहाँ की लाइट हम काट देंगे, नहीं देंगे, उनको देना ही पड़ेगा। हाँ, आपके यहाँ काटेंगे तो एक काम कर सकते हैं, उस लाइट को कहीं और डाइवर्ट उनको करना पड़ेगा। आपके यहाँ काटेंगे तो कहीं और देना पड़ेगा। लेकिन सोचे कि हम सबको, चलो किसी को नहीं देंगे लाइट, पूरी काट लें, क्षमता ही नहीं, बंद कर लें। अगर वो बंद कर देंगे, पूरी लाइट कट कर देंगे, जो बॉयलर है चलने वाला जो बिजली बना रहा है फट जाएगा। एसी को डीसी में लाने के लिए आपको बैटरी कितनी यूज करनी पड़ेगी? अरे इतना आसान है क्या? इतना पैसा कौन खर्च करेगा? बना लें, और मान लो खर्च कर लिया तो कौन इतना स्टोर करके रखेगा साल भर की करंट को? जितना तुम कमाओगे उतना तो बैटरी खराब हो जाएगी। तो उससे अच्छा है कि ना करो। अगर एसी करंट एब्जॉर्ब हो जाए तब तो बहुत अच्छा है, तब तो कोई डिवाइस बन जाए, सब लोग एक एक डिवाइस खरीद लो, अपने अपने छत पे लगा लो। बारिश के टाइम पे बिजली कड़क रही है तो बस आपके घर पे आए, सीधा एब्जॉर्ब हो जाए। तुम भी देखोगे अरे 10 किलोवाट आ गई आज करंट। कौन किया है? अच्छा, मतलब लोग एग्जाम्पल देंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, आने वाले टाइम में एक समय आएगा जब उसको, उसकी करंट को स्टोर करने की पावर होगी हमारे पास। आज नहीं है, फ्यूचर में होगी। कभी आपने सोचा था कि सनलाइट से हमारे सारे के सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस चलेंगे? नहीं सोचा था। ये सोचा था कि सोलर सेल था हमारे पास, जैसे सोलर कुकर होता था उससे खाना बना लेते थे हीट से। लेकिन आजकल देखो सोलर पैनल बन गया। वो दिन दूर नहीं है जब आपके घर की गाड़ियां पानी से चलेंगी। और ये ऐसा है, एक साइकिल तो किसने लॉन्च किया है, हाइड्रो साइकिल। तो पानी भरते हैं उसमें, और पानी भर करके तब वाटर से हाइड्रोजन सेपरेट होता है, फिर उससे साइकिल चलती है। अभी वो ट्रायल पे है, कितना अच्छा उसका रिजल्ट मिलता है। अगर अच्छा रहेगा तो गाड़ियों में अप्लाई किया जाएगा। क्या एसी करंट? इन्होंने कहा एसी करंट कैसे बनता है बादलों में, सेम वैसे ही जैसे आपके यहाँ एनटीपीसी पावर हाउस में बनती है। यहाँ कैसे बनती देखा है? पानी जा रहा है बॉयलर में और कोयला जल रहा है। कोयला जब जलाते हैं हाई टेम्परेचर पे तो बॉयलर में पानी की तरह हाई स्टीम बनती, भाप बनती है, और प्रेशर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। वाइब्रेशन से, वाइब्रेशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हम लोग ले लेते हैं। आपने इसका फिगर देखा होगा, एसी करंट कैसे बनता है? तो वाइब्रेशन के लिए, क्योंकि वेव से बनती है वो। और वही चीज सेम बादलों में होती। बादलों में क्या होता है, जब दो बादल मान लो जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, उनमें आपस में टक्कर होती है, तो बादल में क्या होता है, लिक्विड के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। लेकिन आपको यहां से दिखता है कि धीरे जा रहे हैं, स्पीड में कम स्पीड दिखती है, बहुत स्पीड होती है उनकी। यहां से प्लेन देखते हो कितनी स्पीड में दिखता है आपको, लगता होगा इससे तेज तो हम अपनी बाइक भगाते हैं।
लेकिन ओरिजिनल में वो 300-400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा होता है, और उससे थोड़ी बहुत कम स्पीड में लगभग 150-200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में बादल दौड़ रहे होते हैं। इतनी स्पीड में कभी 100 की स्पीड में गाड़ी भगाई है? भगा के देखो, भगा के देखो। और हेलमेट मत मत पहनना, हेलमेट मत पहनना, और ऐसा 10 मिनट करोगे ना तो आपकी आंखें खून जैसी लाल हो जाएंगी, और मुंह खोलोगे तो मुंह फट जाए। क्यों? इतना ज्यादा हवा का प्रेशर पड़ेगा। ये होता है 100 के आसपास में, ठीक। और अगर 150 की स्पीड होगी तो 200 की स्पीड होगी, उतनी स्पीड में टक्कर होगी। कभी आप रोड के किनारे खड़े हो जाओ और 80-90 की स्पीड में कोई भारी वाहन, ट्रक वगैरह निकले आपके बगल से, तो हवा ही आपको इतनी तेज लगती है जैसे लगता है कि किसी ने मार दिया हो हमको, इतना तेज हवा लगेगी। तो वही सेम कंडीशन बादलों में होती है। जब इतनी स्पीड में टकराते हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है, घर्षण बल, और उससे हीट प्रोड्यूस होती है, और इतनी ज्यादा वो हीट होती है, ठीक उतनी जैसे बॉयलर में होती है एनटीपीसी में, उससे बन जाती है इलेक्ट्रिसिटी। और वो इलेक्ट्रिसिटी कहां तक जाएगी? जहां तक वो बादल फैला होगा। अगर वो बादल जमीन तक है तो करंट जमीन तक आ जाएगी। कभी कभी आ जाती है ना ऐसे ही, तो इस तरह से जमीन पर भी आ जाती है। और जमीन पर लाइट कहाँ आएगी? जहां पर चार्ज ज्यादा होगा। चार्ज ज्यादा कहाँ होगा? जहां पर चार्ज को एब्जॉर्ब करने की, ग्रहण करने की पावर ज्यादा होगी। जैसे खेत खलियान होते हैं, बड़े कोई पेड़ हो, इसमें बिल्डिंग में जल्दी से नहीं गिरता, बिल्डिंग में गिरने के चांस बहुत कम होते हैं। आपने देखा, देखो मैं आपको एक बताता हूँ, एक बिल्कुल रीजन अच्छा, जो मंदिर होते हैं इनमें देखा हुआ पुराने जितने मंदिर थे, सबसे ऊपर एक लंबी छड़ बनी होती है, या उसमें त्रिशूल बनाएंगे, ऐसा कुछ बनाएंगे। अब आप बोलोगे ये उन देवी देवता का हथियार लगाए, नहीं भैया, उसके लिए नहीं लगाए, ऐसे नहीं करते वो अंटीना का काम करता है। जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी वो टकराएगी उससे और सीधा जमीन में लेके चला जाएगा। और वो जो लगता है ना त्रिशूल, ऐसे नहीं लगता कि बस उसको गाड़ दिया ऐसे, उसका कनेक्शन बिल्डिंग में जो सरिया लगी होती है उनसे होता है, ताकि पूरी करंट को फैला दे। और अन्यथा अगर उसको ऐसे ही आपने मान लो गाड़ दिया, जैसे एक घटना देखी यहाँ पे अटौरा के पास हनुमान जी का मंदिर देखा है, यही होता है अनपढ़ों का खेल। तो पहले के टाइम पे जो लोग लगाते थे त्रिशूल, उनको पता होता था कि हमने क्यों इसको लगाया है, और आजकल के पढ़ लिख करके उनको नहीं पता क्यों लगाते हैं। वो लोग सरिया से कनेक्ट करते थे बिल्डिंग की, तो जितना करंट आएगा वो जहां जहां सरिया फैले होंगी करंट पूरे फैल जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, सिंपल सा ले जाके उसको गाड़ दिया था। देखो जाके अभी भी मंदिर ऐसे टूटा पड़ा है, और इसी बार बारिश में बिजली गिरी उसके ऊपर, रोड के किनारे है मंदिर, नया नया बना था, ऊपर का गुंबद ही पूरा ढह गया। हुआ क्या, बस केवल गाड़ दिया था और बिजली आई, उसमें करंट टकराई, अब कहाँ जाएगी वो, कहीं कनेक्ट तो है ही नहीं है। तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी यहीं पे आकर के पूरी एनर्जी यहीं पे टक्कर मार दी। और टक्कर एनर्जी का मतलब क्या है बताओ? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? वाइब्रेशन है। कभी करंट लगा आपको? करंट लगा तो क्या होता है, पूरी बॉडी में वाइब्रेशन होता है। लेकिन सुनो तो, अब उन्होंने कहा बोल नहीं पाते, बॉडी नहीं काम करती, क्यों नहीं करती काम? कभी सोचा है करंट लगने पे हमारी बॉडी काम क्यों नहीं करती? इलेक्ट्रिसिटी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? जब आपके घर में लाइट आती है कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति है? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है जो घर में आती है। 50 हर्ट्ज का मतलब पता है? 1 सेकंड में 50 बार वाइब्रेशन होंगे ऐसे। अब आपकी बॉडी को पकड़ के 1 सेकंड में 50 बार कोई हिला दे ऐसे, उस कंट्रोल में रहोगे आप? तो वो घुमाती है आपको 1 सेकंड में 50 बार आपको घुमाती है। अब इतना तेज कोई वाइब्रेट करेगा तो आप दिमाग तक घूम जाएगा है? इन्होंने कहा एसी करंट से बच क्यों जाते हैं? एसी करंट जो चलती है वो हाफ साइकिल पॉजिटिव और हाफ साइकिल निगेटिव,
यानी आपको ये हाफ साइकिल में करंट लगेगी और हाफ साइकिल में करंट नहीं लगेगी, फिर लगेगी फिर नहीं लगेगी, मतलब यानी आपको करंट लगेगा छूटेगा फिर लगेगा फिर छूटेगा। लेकिन ये कैसे कितने जल्दी होता है, 1 सेकंड में 50 बार होगा, पकड़ेगी छोड़ेगी पकड़ेगी छोड़ेगी, 1 सेकंड में 50 बार। बचते कैसे वो 50 बार में कैसे निकलेंगे? आप उससे निकल सकते हो, हल्का सा कहीं पे मान लो किसी ने झटका मार दिया उस पे, तो जो आप झटका मारोगे बार बार नहीं मारना, एक बार मारोगे वो बहुत कम टाइम में टक्कर होगी उसमें, छूट जाओगे वहां से, ऐसा हो जाता है। वहीं डीसी करंट हो, डीसी करंट क्या है, वो कहती भैया हम केवल एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, हम पकड़ लेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, ऐसे कहीं भी गैपिंग नहीं, इंटरवल नहीं है। और एसी करंट में इंटरवल होता है, इसने पकड़ा फिर छोड़ दिया फिर पकड़ा फिर छोड़ दिया, ऐसे रुक रुक करके। इसीलिए कहते हैं जो बल्ब होता है वो जलता बुझता है, सुना होगा ना, जलता बुझता क्यों है, हाफ साइकिल में जलेगा फिर बुझेगा फिर जलेगा फिर बुझेगा, लेकिन ये काम 1 सेकंड में कितनी बार, 50 बार। इसलिए आपको बुझा हुआ दिखेगा ही नहीं। कभी मोबाइल के कैमरे से फोटो खींचे वीडियो बनाइए तो आप कैमरे को कर लीजिए स्लो मोशन में, तो आपको लाइट जो जल रही ना ये ब्लिंक करती हुई दिखेंगी, उसका जलता बुझता दिखेगा आपको, यहाँ जल रही बुझ रही। या कभी टीवी अगर चल रही है उसकी स्क्रीन पे फोटो खींचो तो ऐसे लाइनें बन जाती है, ऐसे ऐसे टीवी में नहीं कैमरे पे, देखा ऐसा, तो ऐसा क्यों हो जाता है, वही फ्रीक्वेंसी के कारण। और अगर वही चल रहा हो डीसी करंट से तो नहीं दिखेगा। डीसी करंट किसमें होती है, इन्वर्टर में। उसी कैमरे से एक बल्ब की फोटो खींचो जिसमें एसी करंट हो, और फिर वो एसी करंट को कट कर दो, उसको लाइट दे दो इन्वर्टर से, फिर जला करके फिर फोटो खींचो, तो देखोगे इन्वर्टर वाली करंट से आपको ब्लिंक नहीं करेगा, यानी लिप 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 जो करता है नहीं करेगा, एसी वाले से करता है। क्योंकि डीसी करंट में क्या होता है, डायरेक्ट करंट होती है, और एसी क्या होती है, अल्टरनेटिंग करंट होती है। ये इन चीजों को ध्यान रखना है। सर कितना लगाए बिजली की धारा? 1100 नहीं, हम बता रहे हैं ना कब कितनी लगानी है। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा ही पूछते जैसे हमने पूछा कि कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की धारिता कितनी होती, सिर्फ सिंपल ऐसे ही पूछा और कुछ भी नहीं दिया तो बताना इनफाइनाइट होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इफ रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, अगर पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, यानी पृथ्वी की त्रिज्या दे दी जाए किलोमीटर में मीटर में दे दी जाए, और पूछा जाए पृथ्वी की धारिता कितनी होगी, तब वहां 711 माइक्रोफैरेड होगी। अभी निकाल के दिखाते आप, ये हो गया ना, नोट पॉइंट लिख दो, नीचे लिख दो, क्या लिखोगे, पृथ्वी की धारिता अनंत होती है, पृथ्वी की धारिता अनंत होती है? कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज इनफाइनाइट। हो जाएगा। अगला नोट पॉइंट, अगला नोट पॉइंट क्या है, 1 माइक्रोफैरेड क्या है, इज अ वेरी बिग यूनिट, बहुत बड़ी है, किसकी है, ऑफ कैपेसिटेंस। हेंस इन यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो हम लोग वैद्युत परिपथ में यूज करते हैं कैपेसिटेंस को, वो होते हैं माइक्रोफैरेड में, पिकोफैरेड में, नैनोफैरेड में, इसी में होते हैं छोटे छोटे। 1 माइक्रोफैरेड में कितने फैरेड, हाँ, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 फैरेड, और पिको और नैनो, और अगर एंगस्ट्रॉम में दे दिया जाए तो -10। तो ये नोट कर लीजिए भैया,
इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। इसका मतलब गोलीय चालक, गोलीय चालक की धारिता। मान लो कोई गोलाकार चालक है, जैसे हमारी पृथ्वी भी तो गोलाकार है। है कुछ तो है तुमका। इसकी बता देते हैं, सब लो भैया, डायमेंशन देख लो। C इज इक्वल टू क्या था, Q अपॉन V। Q की डायमेंशन और V की डायमेंशन क्या थी? हाँ बताओ, बहन करेंगे। इसको ऊपर ले जाओ, L ऊपर ले जाओ -2, और T ले जाओगे ऊपर, और A डायमेंशन हो गई। MKS यूनिट नहीं पूछते, MKS को मोस्टली क्या है, SI ही हम लोग मानते हैं। तो जो भी यूनिट होती है SI ही होती है। कभी कभी होता है जब MKS पूछता है तो इसको स्पेशली कुछ ना कुछ बोल देता है कि मीटर में नापना है, किलोग्राम में नापना है, ऐसा बोल देता है, तब समझ जाना क्यों MKS में। तो गोलीय चालक की धारिता क्या होगी? मान लीजिए हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, गोलाकार, जिसकी रेडियस क्या है, ये मान लिया कैपिटल R है। इसको हमने +Q चार्ज दिया। हमेशा ध्यान रखना, जब किसी कंडक्टर को चार्ज दोगे तो चार्ज कहाँ जाएगा, उस चालक पर एक समान रूप से बढ़ जाएगा पूरे पे, ठीक है, अंदर नहीं रुकेगा। ये आवेश इसके पृष्ठ पर आकर के एक समान रूप से बढ़ जाएगा। इसीलिए आपको पीछे मालूम है, पीछे पूछता है गोलाकार चालक के भीतर अगर वैद्युत फ्लक्स पूछता है तो शून्य होता है। क्यों? क्योंकि अंदर आवेश नहीं होता। तो यहाँ पे हो गया भैया ये, अब स्मॉल r दूरी पर चार्ज बढ़ के आ गया ना बाहर, तो स्मॉल r डिस्टेंस पे, यानी यहाँ पे मान लो पॉइंट P हो गया, तो पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना होगा, ये यहां से O से P तक आने में चार्ज को कितना पोटेंशियल लगेगा। तो V इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q बाई R, ये होता है फार्मूला। हेंस हम क्या फाइंड करेंगे, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू फार्मूला होता है Q अपॉन V। अब ये V की वैल्यू पूरा यहां रख दो नीचे, तो Q अपॉन में V की वैल्यू 1/4πε0 Q बाई R। ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, अपॉन के अपॉन में ये वैल्यू लिखी है, उलट कर ऊपर आ जाएगी। तो भैया इस स्फेरिकल कंडक्टर की गोलाकार चालक की ये हो गई धारिता। चलो पृथ्वी वाला भी बताए दे रहे हैं हम। केस नंबर फर्स्ट क्या क्या कहता है, पृथ्वी के लिए मींस फॉर अर्थ, अर्थ के केस में क्या होगा, रेडियस कितनी होती है, 6.4 10⁶ मीटर होती है। हेंस कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ C 4πε0 इंटू R होती है। अब 4πε0 की वैल्यू 1/9 इंटू 10⁹ होगी, और इंटू R कितना है, 6.4 10⁶। ये 10⁹ से 6 पावर कैंसिल हो जाएगी, 64/9, और यहां कितनी घात बचेगी, ये नीचे 3 बचेगी, ऊपर जाएगी -3, ठीक। अब 9 से इसको डिवाइड करो भैया, कितने बार जाएगा, 0. इंटू 10⁻³ फैरेड, फैरेड में है। ये 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा, हटा दो, तो ये पावर हो जाएगी -6 फैरेड, और -6 पावर हटा दोगे
तो माइक्रो में आएगा। तो भैया ये हो गई पृथ्वी की धारिता। ये कब है? जब त्रिज्या, हेलो बंद, हेलो राम राम भैया।